जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्लास 11 मैथ्स को बुक एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग पहला चैप्टर जो सेट थ्योरी है उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब यह दूसरा चैप्टर जो है रिलेशन, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आपको एक जानकारी दे दूं कि इसी चैनल पर क्लास 11-12 मैथ्स बुक आर.एस. अग्रवाल से पढ़ाया जा चुका है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल भी बनाते हैं तो आर.एस. अग्रवाल के हर एक चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अभी तक हमने 700 से ऊपर लेक्चर को अपलोड किया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस रिलेशन पर चलते हैं। तो इस रिलेशन से रिलेटेड दो लाइन आप ध्यान से सुनिएगा। इन प्रैक्टिकल लाइफ वी ऑफन टॉक ऑफ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में दो पर्सन के बीच में रिलेशन को डिस्कस किए हुए हैं। अब जो है हम लोग मैथमेटिक्स में भी रिलेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में भी रिलेशन कुछ न कुछ होता है। जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं दो लाइन के बीच में। अब यहां रिलेशन वाली बात आती है। तो जिस तरह से हमारा रिलेशन है, जैसे मान लिया जाए कि आपका मौसा और आप उसके लिए क्या हो गए, नेफ्यू हो गए, है ना। अब देखा जाए कि हो सकता है कि ये जो रिलेशन है आपका, इसमें ऐसा हो कि एक आपके मौसा जो है 3 है, 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3 है, और नेफ्यू भी है। तो आप मान लीजिए कि आप जो कजन में है, कजन आप चचेरे भाई जितने भी हैं वो 4 की संख्या में है। तो A1 A2 और N1 N2, इसको N1 N2 और N3 और N4 हम लोग मान लेते हैं। तो निश्चित रूप से अगर 3 मौसा है आपका M1 M2 M3, यहां तो रिलेशन हम देख रहे हैं कि M1 जो है मौसा है आपका N1 का, M1 जो है N2 का भी मौसा है, M1 जो है N3 का भी मौसा है, और M1 जो है N4 का भी मौसा है। उसी तरह से मान लीजिए मौसा आपके 3 है, तो तीनों का रिलेशन कहीं ना कहीं इस तरह से बन रहा है आपका रिलेशन, है ना। ये सभी लोग जो है इनको भी मौसा कहेंगे, इनको भी मौसा कहेंगे, इनको भी मौसा कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है अगर हम इसको सेट में कन्वर्ट कर दें, जैसे मान लिया जाए कि ये M1 M2 और M3 का एक सेट है आपका, है ना, जो कि M है, और यहाँ N का सेट है जो कि N1 N2 और N3 और N4 है। समझ रहे हैं बात को। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग M1 इज रिलेटेड टू N1 से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है, अंडर मौसा और नेफ्यू, मौसा और नेफ्यू का रिलेशन। उसी तरह से मान लिया जाए कि ये आपका M3 जो है यह भी रिलेटेड है आपका, किससे रिलेटेड है, चूंकि ये सारे आपके अपने ही भाई हैं, तो M4 के लिए भी ये आपका M3 कौन हो जाएगा, मौसा ही हो जाएगा। 2N4 ले लेते हैं, किस रिलेशन से है, अंडर मौसा एंड नेफ्यू, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिलेशन बनने के लिए हमको हमेशा 2 मेंबर्स चाहिए। एक हमारा जैसे मान लीजिए M1 हुआ और दूसरा आपका N1 हुआ। उसके बाद हालांकि इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, M1 N2 भी बनता है आपका, M1 N2 भी होता है, ये M1 आपका N3 भी होता है। इस तरह से देखिएगा तो हर एक के लिए आपका 4-4 पेयर बनेगा, फिर दूसरे के लिए भी 4-4 पेयर आपका इस तरह से बन जाएगा, तीसरे के लिए भी 4-4 पेयर बन जाएगा।
तो ये सब चीज तो आप समझ रहे हैं, फादर और सन का भी रिलेशन है। अब इसमें होता क्या है कि अगर यहां पर हम एक रिलेशन को डिफाइन किए मौसा से नेफ्यू के तरफ, है ना, ये रिलेशन कौन सा हो गया, मौसा और नेफ्यू। अब यदि ऐसा कर दें हम कि N1 को पहले स्थान पर ला दें और M2 M1 को बाद के स्थान पर ला दें, तो इस तरह की गलती हम नहीं कर सकते हैं अंडर दिस रिलेशन, क्योंकि दिस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट ही आपका कलेक्शन है, किसका, मौसा जी का कलेक्शन है, और ये जो सेकेंड है आपका किसका रिलेशन है, नेफ्यू का कलेक्शन है। तो यहाँ पर नेफ्यू को मौसा जी बना दिए और मौसा जी को नेफ्यू बना दिए, तो ये कभी संभव नहीं है। इसीलिए ये जिस ऑर्डर में लिखा जाता है, जिस रिलेशन के तहत, जैसे यहाँ रिलेशन डिफाइंड है मौसा टू नेफ्यू, तो इस रिलेशन के तहत जो हमारा ऑर्डर पेयर लिखा गया उसको आप अलग कर देते हैं, तो फिर वो उसका मीनिंग और हो जाता है। भले आपका जो है मौसा आप उसके लिए भतीजा, और वो भतीजा आप मौसाई, तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ठीक उसी तरह से आपका मैथमेटिक्स में भी रिलेशन बनेगा। अब उसी तरह से देखिए, मान लीजिए फादर और सन का रिलेशन है, फादर और सन का रिलेशन है ना, किसका रिलेशन है, फादर और सन का रिलेशन। तो पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी है, यानी कि पहला आपका फादर है, दूसरा आपका सन है। अब यदि ऐसा कर दे कि ऐसे लिख दे, तो कभी संभव है, एक सन जो है फादर बाद में आ गया, तो ये सोच के ही डर लगने लगता है, समझ रहे बात को ना। तो इसीलिए हमारा ये रिलेशन जब ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन हो जाता है, तो उसको आप उस कंडीशन के लिए, उस रिलेशन के लिए चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें हम ज्यादा इतना नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब चीज तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, और कुछ न कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखें, यहाँ पर देखें कि हमेशा रिलेशन जब भी बनता है दो के बीच बनता है, ऑर्डर्ड पेयर हमारा होता है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स written in the particular form, या नहीं तो ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर लिखिए, है ना, ऑर्डर, एंड इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस का मतलब होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है ना। फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर में हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, भैया इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, है ना, इस तरह से भी लिख के हम बता सकते हैं। लेकिन हम डेफिनेशन क्यों लिखते हैं, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे एक कारण है कि अगर मैथमेटिक्स आपका करियर बनने वाला है ना, तो वहां पर आपको किसी भी सेमिनार में एक्सप्रेस करके बोलना पड़ेगा, बोल के इस तरह से बोलिए कि आपका लोग समझ जाए बात को। आपके पास वहां नहीं रहेगा, बोर्ड मान लीजिए नहीं रहता है ना, और आपको सिर्फ लेक्चर ही देना है, मैथमेटिक्स पे ही लेक्चर देना है, तो वहां पे आपको ये सब वर्ड जो है, ये सब जो सेंटेंस है, आपको बहुत काम देगा। और जितना सेंटेंस लिखिएगा उतना आपको लिखने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसमें एक फर्स्ट एलिमेंट और ये आपका सेकेंड एलिमेंट। तो इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे, और इसको हम लोग सेकेंड एलिमेंट कहेंगे। उसके बाद इसको हम लोग मेंबर भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं और कंपोनेंट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग
मेंबर भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और कंपोनेंट भी कह सकते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। यानी कि ये आपका हो गया फर्स्ट मेंबर, ये हो गया फर्स्ट मेंबर, ये हो गया फर्स्ट मेंबर। तो इसका जो है ए का कितना नाम है आपका? 4 नाम। फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट मेंबर भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसको, और फर्स्ट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। उसी तरह से इसको भी आप सेकेंड मेंबर बोल सकते हैं। उसके बाद ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, और उसके बाद यह आपका सेकेंड कंपोनेंट हो गया है। तो ये सारे नाम जो है इसके हैं और ये सारे नाम जो है आपका इसके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेने की वाली बात है कि इंटरचेंजिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, अगर हम लोग इंटरचेंजिंग कर देते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर गिव्स, है ना, डिफरेंट मीनिंग, है ना, यह जो है आपका एक डिफरेंट मीनिंग देता है। इसलिए हमारा ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको कभी हम बी ए नहीं कह सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी लें, जैसे मान लिया जाए 2 3 है और उसके बाद 3 2 है, ये दोनों पॉइंट को आप अगर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेते हैं तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग लोकेशन देता है, इसीलिए भी हम इसको अलग कहते हैं। अब इसमें से कुछ जरूरत की चीज है तो आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, तो यहाँ पर 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है इक्वल होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर A1 और ये आपका B1 इक्वल टू ये आपका A2 और B2, है ना। ये तभी संभव होगा जब A1 जो है आपका A2 के बराबर हो जाए और B1 जो है आपका B2 को बराबर हो जाए। इसको हम अगर लिखना चाहें तो 2 ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 एंड A2 B2, है ना, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, कहने का मतलब इफ A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2, इस तरह से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे A क्रॉस B, है ना, इज द अब ये कैसा है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये जो है ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, इन विच, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज द मेंबर ऑफ ए एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज द मेंबर ऑफ बी। अब देखिए ये चीज तो हमने लाइन स्टेटमेंट में बोला। अब इसको देखिए शॉर्ट में मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अब लिख के हम एक्सप्रेस करेंगे। ये हमने बोल के एक्सप्रेस किया, लिख के एक्सप्रेस करेंगे कि A क्रॉस B जो है
ऑर्डर्ड पेयर का सेट है इस तरह से भी है कि x बिलोंग्स टू a हो गया और y बिलोंग्स टू आपका b हो गया। बस ये जो 1 2 3 4 लाइन देख रहे हैं ना, तो चारों लाइन इसी एक लाइन में सिमटा हुआ है। देख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट किया जाता है a क्रॉस b से, डिनोट हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है, देखिए बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है मेंबर ऑफ ए होता है, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है मेंबर ऑफ ए होता है, हो गया। उसके बाद जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है ये मेंबर ऑफ बी होता है, तो ये हो गया आपका। कहने का मतलब कि लाइन में जिस तरह से आपको बोलना है, मैथमेटिकली बोलना है या सेंटेंस में बोलना है, बोल सकते हैं ना। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ए बी जो है आपका, है ना, ए बी बिलोंग्स करता है ए क्रॉस बी में, तो इसका मतलब हो गया कि ए जो है बिलोंग्स टू ए हो गया और एंड जो है बी जो है आपका बिलोंग्स टू बी हो गया। और इसमें एक चीज सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है एंड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ए क्रॉस बी जो भी आता है वो आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता है ना। इसके बाद अगर ए फाई हो और बी भी फाई हो, ध्यान रखिएगा, अगर ए इम्पटी सेट हो और बी भी आपका इम्पटी सेट हो, तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा यह भी आपका इम्पटी सेट हो जाएगा, है ना। इसको भी ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है क्या कि अगर ए क्रॉस बी जो है फाई के बराबर नहीं हो, इम्पटी सेट नहीं हो, तो निश्चित रूप से ए जो है आपका फाई नहीं होगा और बी भी जो है आपका फाई नहीं होगा। ए क्रॉस ए लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए ही लिखा हुआ है, से दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम टू सेम, तो इसको हम सिंपली ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है कि अगर ए और बी, ए सेट है और दूसरा सेट बी है, इसमें जो है कम से कम एक इनफाइनाइट सेट हो। क्या हो? एक इनफाइनाइट सेट हो। अब दूसरा मान लीजिए फिनाइट सेट हो, है ना। तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ इतनी सी बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऐसा भी होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट भी होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट भी होता है। थ्री सेट्स भी होता है, फोर सेट्स भी होता है ना, फाइव सेट्स भी होता है, सेवन सेट्स भी होता है। अगर थ्री सेट्स है तो थ्री सेट्स के लिए हमारा थ्री सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा और इसमें जो भी एलिमेंट होंगे ए बी सी, यानी कि ट्रिपलेट, तीन एलिमेंट इसमें होंगे। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि फोर सेट्स है ना, तो इसमें जो क्या कहते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ब्रैकेट के अंदर में आएगा x1, x2, x3 और x4। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर टपल। फोर टपल, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फोर टपल पढ़ते हैं, है ना, TUPLE, टपल। इसमें जोड़ लीजिएगा कि फोर टपल ऑफ x1, x2, x3 और x4 हो गया, है ना, फोर टपल। अब मान लिया जाए कि n सेट्स है आपका, कितने सेट्स हैं? n सेट्स हैं। तो x1, x2, x3 है ना, और ये आपका xn तक जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे n टपल ऑफ x1, x2, x3, है ना, अप टू xn इंफिनिटी। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर a और b दो फिनाइट सेट हो तो इस स्थिति में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b।
अब क्या होता है कि दोनों सेट में जितने जितने नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर होंगे वो निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं सेट ए जो है आपका 1 2 3 है ना, ये दिया गया है, और सेट बी जो है आपका ए बी दिया गया है। अब यहाँ पर हमको निकालना है ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 आपका ए का एलिमेंट हो गया और बी का एलिमेंट हो गया आपका ए बी हो गया। इसके बाद देखिए यह जो है ऑर्डर्ड पेयर हमारा किस तरह से होगा, 1A है ना, कॉमा लेके लिखेंगे, उसके बाद 1B, उसके बाद 1C, 2A और ये आपका 2B हो जाएगा, 3A और ये आपका 3B हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमको देखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, और इसमें हम कितने देख रहे हैं, 2 एलिमेंट देख रहे हैं। तो ये आपका 6 मेंबर्स हो जाएंगे, किसका, ए क्रॉस बी का कितना मेंबर होगा, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम लोग एबल हैं एक्सरसाइज 2.1 बनाने के लिए, एक्सरसाइज 2.1 बनाने के लिए अब हम लोग एबल हो चुके हैं। इतना सा जानने के बाद अब क्या करना है आपको कि पहले कोशिश करना है कि एक्सरसाइज 2.1 खुद से बना सकते हैं या नहीं। अगर आपसे बन जाए तो इसके बाद वाले वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ अटक जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन के तरफ, एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के तरफ। तो जैसा कि आप लोग एक्सरसाइज 2.1 को जब देखेंगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, इफ x/3 + 1y - 2/3 = 5/3 और 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर ये भी ऑर्डर्ड पेयर में है, यह भी ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर का इसमें पहला एलिमेंट आप देख रहे हैं ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये और दूसरा एलिमेंट ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर इक्वल दिए गए हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जबकि फर्स्ट मेंबर के बराबर हो और इसका सेकेंड मेंबर जो है सेकेंड मेंबर के बराबर हो। तो इसके x और y के वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला पहले के बराबर और ये दूसरा आपका दूसरे के बराबर करके इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। और सॉल्यूशन करने के बाद हम देखते हैं कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आता है। हालांकि यहाँ पर सॉल्यूशन पर ज़रा सा नज़र डालिएगा तो 1 को अगर राइट साइड ले गए तो माइनस में हो जाता है, और ये आपका इसको ऐड करके आप एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कीजिए, 2/3 आ जाएगा। इसमें 3 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आपको 2 मिलता है। ठीक इसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट B हैज़ B = ये दिया गया है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर A क्रॉस B का नंबर निकालना है तो सेट A का एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेट B के एलिमेंट से। तो यहाँ B में भी हमारा 3 एलिमेंट है और A में 3 एलिमेंट ऑलरेडी इस तरह से आपको दिया गया है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं A3 × 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया, इफ़ G = 7 8 एंड H = 5 4 2 फाइंड GH और HG आपको निकालना है। तो GH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देख लीजिए कि पहला एलिमेंट लेते हैं, बारी बारी से सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। 7 5 7 4 लिए, फिर उसके बाद 7 2 लिए आपका, फिर उसके बाद 8 5 8
4 और 8 2 लिए। इसी तरह से हम Hg को भी निकाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं Hg का क्या हो गया, तो Hg में H का सारा एलिमेंट और G का सारा एलिमेंट लिख लिए। अब फिर उसके बाद 5 के साथ 7, 5 के साथ फिर 8, फिर 4 के साथ 7 का ऑर्डर्ड पेयर, 4 के साथ 8 का ऑर्डर्ड पेयर, 2 के साथ 7 का ऑर्डर्ड पेयर और 2 के साथ 8 का ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। करेक्ट उसका स्टेटमेंट को हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका पहला नंबर दिया गया है। तो पहला नंबर में क्या कह रहा है कि अगर P mn है, Q भी nm है, देन P इंटू क्यू ये होगा। तो ये तो आपका क्या है, किस तरह का स्टेटमेंट है, एम एन और क्या कहते हैं एन एम, 2 ही एलिमेंट दिया गया है। तो लेकिन इसमें होना कितना चाहिए, 4 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, 2 दूना 4, तो पी क्यू में हमको 4 एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट है तो हमको 4 एलिमेंट चाहिए और ये 2 ही एलिमेंट दिया था, तो इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, फॉल्स कह दिया। और फिर जो करेक्ट होगा उसको हम निकाल के यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। अगर A B और नॉन एम्प्टी सेट है, A क्रॉस B हम लोग निकालते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का निकलता है, जिसमें x जो है कहाँ से आता है, A से आता है और y जो है B से आता है। तो ये आपका डेफिनेशन पर आधारित हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ गए बात को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है A और B दिया गया है, क्या कह रहा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई। तो B इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई ही हो जाएगा। जब इम्प्टी सेट से किसी भी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग तो वो फाई ही होता है, तो इसीलिए यह आपका ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर A आपको दिया गया है -1 और 1 दिया गया है, A इंटू A इंटू 8, तो यहाँ पर ट्रिपलेट निकालना है, 3 टपल ऑफ एलिमेंट्स निकालना है आपको। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले A क्रॉस A को निकालेंगे। तो A क्रॉस A निकालने से हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट आपको मिलते हैं। किस तरह से इसको हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, -1 लेके, फिर -1 को 1 से, फिर 1 -1 1 -1, फिर 1 और 1, ये हो गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब हम A से करेंगे तो पहले A क्रॉस A को हम लिख लिए, पहले A क्रॉस A को लिख लेंगे, अब फिर उसके बाद A को हम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं कि इसका पहला एलिमेंट -1 में एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे। देखिए इसका पहला एलिमेंट में एक बार माइनस जोड़े, एक बार +1 जोड़ दिए। फिर इसका दूसरा एलिमेंट -1 है, -1 है, इसका पहला एलिमेंट, फिर इसका दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा देख रहे हैं इसका मेंबर 1 तो 1 लिए, तो इसका पहला मेंबर और इसका दूसरा मेंबर यहाँ जोड़ दिए, ये 1 -1 ही है आपका। इसी तरह से 1 -1 हो जाएगा, 1 और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से A क्रॉस A को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है A क्रॉस B का वैल्यू, ये सारा दिया गया है, फाइंड A एंड B, A और B को निकालना है। तो ये जितना भी पहला एलिमेंट देख रहे हैं ये सब पहला एलिमेंट A का होगा, और ये जो दूसरा एलिमेंट आप देख रहे हैं ये दूसरा एलिमेंट जो है B का होगा। तो A में A B B, तो क्या होगा, ये 2 बार तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए A में जो है सिर्फ AB हो जाएगा। A में क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा, और B में क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। चूँकि X भी यहाँ 2 बार है आपका, Y भी 2 बार है, तो 2 बार हमको लेना नहीं है, एक ही बार हमारा X और Y ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए दिया गया है क्या कि A और B और C और D 4 सेट दिया गया है और इसको वेरीफाई करना है। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है, यानी कि क्रॉस
क्रॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन हमको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए देख सकते हैं क्या करना है हमको। यहाँ पर सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है कि देखना है कि बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपका। तो बी इंटरसेक्शन सी हम निकालते हैं, चूँकि LHS में बी इंटरसेक्शन सी का डिमांड है। बी और सी को जब हम देखते हैं तो कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसका वैल्यू हमारा 5 हो जाता है। अब इस किसी भी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट इम्पटी सेट के साथ इम्पटी ही होता है, जैसा कि हमने शुरू में ही आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। अब A क्रॉस B निकाल लीजिए, A क्रॉस C निकाल लीजिए। अब इसमें से हमको देखना है कॉमन, है ना, इंटरसेक्शन कहने का मतलब कॉमन। तो नो कॉमन मेंबर्स फाउंड, इस दोनों में कोई कॉमन मेंबर नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है ना, इसीलिए यह भी हमारा 5 हो जाएगा। अतः LHS = RHS हमारा निकल जाता है। अब दूसरा नंबर में क्या कहता है कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C को सबसेट कह रहा है B क्रॉस D को। A क्रॉस C जो है सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C हम लोग निकाल लेते हैं। A को क्रॉस कर देंगे C से और B को क्रॉस कर देंगे D से। तो यहाँ A क्रॉस C को और B क्रॉस D को जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ AC इज एन एलिमेंट ऑफ BD। तो AC का जितना भी एलिमेंट है 1 5 आपको BD में मिल जाएगा, 1 6 देखिए BD में मिल जाएगा, 2 5 देखिए BD में मिल जाएगा, 2 6 देखिए इसमें मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं क्या कि दिया गया है कि A12 दिया गया है, B34 दिया गया है। राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल बी A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। तो सिंपल है, A क्रॉस B तो निकाल ही सकते हैं आप लोग, है ना। यही आपका निकल गया A क्रॉस B, 1 3 1 4 2 3 और ये 2 4, इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब इसका सबसेट कितना है, सबसेट हम लोग ऑलरेडी पहले ही सेट में पढ़ चुके हैं कि 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इसका सबसेट होता है। तो 2 पर पावर 4 एलिमेंट है तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, इसलिए यह आपका 8 निकलता है। तो कितने हो जाएंगे आपका सबसेट, माफ़ करेंगे यहाँ पर 2 पर पावर 4 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 × 2 जो कि आपका 16 के बराबर होता है। इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई थी, माफ़ करेंगे। तो 2 पर पावर 4 का वैल्यू 16 होता है। अब देखिए ऑल सबसेट्स को हम लिख देंगे, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी लिखने के लिए जान रहे हैं। पहले 5 को लिए, फिर 2 एलिमेंट को ले रहे हैं, है ना। अब फिर उसके बाद हम इसके एक एलिमेंट को ले रहे हैं, फिर यहाँ तक हमने एक एलिमेंट को लिया। अब फिर उसके बाद 2 एलिमेंट को लिया हमने, 2 पे ऑर्डर्ड पेयर को लिया हमने, है ना। 2 ऑर्डर्ड पेयर का जितना पॉसिबिलिटी है सबको ले लिए हम। फिर 3 ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं हम लोग, 3 ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं और फिर 4 ऑर्डर्ड पेयर को ले लेते हैं। कहाँ से ले रहे हैं, ये इससे ले रहे हैं हम लोग, है ना, इससे ले रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इफ़ लेट A and B be 2 sets such that number of A = 3 number of B = 2। अब यहाँ पर X1 Y2 Z1 are in AB। AB में ये तीनों मेंबर हैं। फाइंड A and B वेयर X Y Z आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। X Y Z जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। X Y Z जो है आपका A का मेंबर होगा और यहाँ 1 2 1 जो है B का मेंबर होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे का मेंबर और पहला कोऑर्डिनेट जो है पहले सेट का मेंबर होगा। तो यहाँ इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये सब एलिमेंट हमको मिल रहे हैं। यानी कि अगर इसको AB में है तो A का एलिमेंट X हो गया, 1 का एलिमेंट B हो गया। Y2 A B में बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B में बिलोंग कर रहा है, तो Y जो है A का एलिमेंट हुआ और 2 जो है आपका B का एलिमेंट हो गया। Z जो है आपका A का एलिमेंट हो गया और 1 जो है आपका B का एलिमेंट हो गया।
अब इसके बाद देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है आपको, 1 2 3 मिल रहा है, 1 2 1 मिल रहा है, यानी कि 2 ही मिल रहा है आपको, चूँकि 1 जो है आपका रिपीट हो रहा है इसीलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ए का इतना और बी का इतना, एक्स वाई जेड ए के लिए हो गया, 1 2 जो है बी के लिए हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 में देखिए क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट एमोंग विच द फाउंड -1 0 एंड 0 1 फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट कहा, 9 एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं, और कुछ एलिमेंट फाउंड किया गया, ये और ये 2 एलिमेंट को फाउंड किया गया। अब फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ, इसके रिमेनिंग एलिमेंट को निकालना है। अगर ये एलिमेंट इसमें हमारा एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब 1 ए में है और 0 भी ए में है आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 भी ए में है, 0 ए में है, और ये 1 जो है दूसरे ए में है, यानी सेम वही ए है। यहाँ सब मिलाकर ए में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट -1 0 और 1 मिल रहे हैं हमको। -1 भी ए में है, 0 भी आपका ए में है और 1 भी आपका ए में है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि इसमें 9 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर। तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है आपका 3 जो दिख रहा था तो 3 ही होना चाहिए, तब ना हम a इंटू ए करेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो अब a क्रॉस a करके भी देख लेते हैं। अगर a को हम इतना लेते हैं तो -1 लिए और 0 लिए और ये आपका 1 लिए, 3 एलिमेंट लेते हैं, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट में हमको 9 एलिमेंट ही मिलता है। तो हमारा कंडीशन यही था, ये बोला था कि 9 एलिमेंट होना चाहिए, तो 9 एलिमेंट हमारा इतने से आ जाता है, यानी इसका मतलब होता है कि इसके अलावे और कोई दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता है। अगर बढ़ेगा एलिमेंट तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा इसका ऑर्डर्ड पेयर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो मेंबर्स छूट गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको -1 0 0 1 दे दिया गया था, तो -1 0 दे दिया गया था और 0 1 ये 2 चीज़ आपको दे दिया गया था। जो बच गया वो यही सब मेंबर है, यही सब मेंबर है जिसको हम यहाँ पे लिख दिए, इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको भी लिख दिए, 0 0 को भी लिख दिए, फिर यहाँ ऐसे लिख दिए, इसको लिख दिए और इसको लिख दिए, यानी कि 7 मेंबर को मांग रहा था। ये 7 मेंबर को हम लोग यहाँ पर दे दिए। इस तरह से आपका इंड हो जाता है, एक्सरसाइज 2.1 इंड हो जाता है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 2.2 के साथ। धन्यवाद।